दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे दिल्ली की समस्याओं की। कोरोना काल के दौरान हालांकि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो अब काफ़ी कम नज़र आ रहा है। दिल्ली के स्कूल कॉलेज भी खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनौतियां हमारे सामने हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है बलराम गुप्ता जी। बलराम गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बलराम गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के जिला केशवपुरम के उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और जिनमें से एक है अयोध्या वासियों का भी संगठन है, जहाँ पर वो एक समाज में बहुत एक महत्व रखता है। उन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया। बलराम जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, कोरोना के पहले दौर में, दूसरे दौर में और तीसरी लहर के दौरान जो अब अभी शुरू हुई, आपने बहुत काम किया। आपने पीड़ितों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन, उन्हें रक्त उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कहाँ कहाँ ब्लड बैंक है, आपका पूरा परिवार लगा रहा। तो कोरोना काल के दौरान क्या अनुभव रहे, खट्टे मीठे कड़वे? देखिए, जो पहला राउंड था, पहला दौर था कोरोना का, उसमें तो हमारा पूरा परिवार और मैं सेवा करते करते हम खुद ही कोरोना ग्रसित हो गए थे। यहाँ तक कि मुझे मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में एडमिट भी होना पड़ा, आईसीयू में रहा मैं। 1 जून को ठीक हुआ था, मुझे याद है। और उस दौरान तो हमने सरकारी संस्थाओं का जो कोरोना वॉरियर्स थे, जैसे सफाई कर्मी या डेंगू मलेरिया के जो कर्मचारी थे, दिल्ली पुलिस या और भी जो लोग इस सेवा में लगे हुए थे, कुछ सामाजिक संगठन में लगे हुए थे, तो उनमें हमने सबका सम्मान समारोह किया। ज़रूरतमंदों को राशन, ब्लड और ये मेडिकल किट, जिसमें स्टीमर और सैनिटाइज़र और मास्क, काढ़ा वगैरह के पैकेट और राशन सामग्री हमने सेवा बस्तियों में जाकर पहुंचाई। अपने जो शालीमार बाग में हमारा प्रतिष्ठान है, वहाँ से भी हमने हज़ारों लोगों को प्रोवाइड करवाया। और उन दिनों हमने खाने की व्यवस्था रखी कि अगर किसी परिवार में कोरोना हो गया है तो उसके घर हम खाना ही पहुंचाते थे। वो हमारा आज तक चल रहा था, अभी इस दौर तक भी चल रहा था। और दूसरे दौर में हमने जबकि ऑक्सीजन की बड़ी समस्या थी, बड़ी किल्लत थी दिल्ली में, तो हमने उस टाइम 426 सिलेंडर बांटे, पब्लिक को दिए हमने 426 सिलेंडर, और करीब 30-35-40 हज़ार लोगों को हमने रिफिल में मदद करी। उसमें तो मेरा पूरा परिवार लगा रहा, मेरी दोनों पुत्रियाँ और मैं और मेरी मिसेज, हम सब लगे रहे उसमें। और उसमें तो कुदरती हमारा नंबर पूरे देश विदेश में जा चुका था। तो हम दिन रात अपने घर में, मान लीजिए मैं कॉल सेंटर बना लिया था, मेरी दोनों बेटियां और मैं, हम 24 घंटे जगते थे, 2-2, 4-4 घंटे गैप लेकर सो जाते थे हम। और उन दिनों तो हमने कनाडा, जापान, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आते थे हमारे पास कि सर मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दिल्ली में हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और हमने उन दिनों तो ऐसे जानें बचाई हैं कि पता लगा कि सर हमारे यहाँ तो 1.5 घंटे की गैस बची है, ऑक्सीजन गैस, और जहाँ आपने हमें भेजा वहाँ 12 घंटे की लाइन है। तो हमने उनको बुलाकर एसडीएम से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरीके से हमने 1.5 घंटे का 1 घंटे में उनको गैस प्रोवाइड करवाई। और बड़ी खुशी होती थी हमें जब उनका फ़ोन आता था कि सर हम आपकी संस्था को ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, आपने आशीष दिया, हमें आशीर्वाद दिया, वो बहुत है। अच्छा, आपके चुनाव लड़ने की संभावनाएं क्या हैं? देखिए, पार्टी का सिपाही हूँ, अगर पार्टी ने आदेश दिया तो जरूर, सेवा तो वैसे ही कर रहा हूँ और स्टैम्प के साथ सेवा करूंगा। अच्छा, आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते रहते हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, आपने सामूहिक शादियों का आयोजन भी साल में एक बार करते हैं, और कुछ ना कुछ आप समाज को देते रहते हैं। ये कड़ी जो है चलती है, तो इसकी व्यवस्था कैसे होती है? देखिए, हमारी एक टीम है, एक हमारी संस्था सामाजिक संस्था है कन्यादान ट्रस्ट, और ओमेगा फाउंडेशन भी है। और आपके स्पॉटलाइट के माध्यम से हमें और कई सहयोगी मिले हमें। तो हमारे कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी स्वेच्छा से जब भी कोई किसी गरीब कन्या विवाह करवाना होता है या कोई किसी हेल्प करनी होती है, जैसे पीछे हमने 101 रिक्शा बांटी थी फ्री में जी, और 101 महिलाओं को 15-15 हज़ार रुपये के हमने चेक दिए थे। और अब हमने स्कूटी निकाली है, एक स्कूटी दे रहे हैं हम 100% कैशबैक। आप स्कूटी ले आओ, जितने पैसे आपने दिए हर महीने 3000 रुपये हम आपको वापस दे रहे हैं। यानी जब तक आपका पैसा उतर नहीं जाएगा, वो जैसे आपने 96,000 रुपये स्कूटी ली, तो आप हमसे 32,000 रुपये महीना, 3 महीने तक हम 3,000 महीना हम 32 महीने तक देंगे, और आपका पैसा कैशबैक। तो हम अपनी जेब से कुछ नहीं करते, हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, लोग हैं हमारे पास जो हमें जनता की मदद करने लिए, गरीबों की मदद करने लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। उनके माध्यम से हम लोग इस कार्य में सफल रहते हैं। तो समाज का सहयोग भी मिल रहा है आपको। इस वर्ष और परियोजनाएं, प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके लिए?
देखिए अभी तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो हम इस महीने के एंड में लॉन्च कर रहे हैं, जो मैंने स्कूटी का बताया आपको। और जो सामूहिक विवाह है हम साल में नहीं करते एक बारी, हमारे जब भी कोई एक जोड़ा भी आ जाए ना तो हमारा नारा है लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा। आप वर ढूंढ दो, वधू ढूंढ दो और बाकी हम करेंगे। उसका छोटा मोटा जो स्त्री धन या उसका खाने पीने का टेंट का खर्चा हम अपने मंदिर से विवाह करवाते हैं। और वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें कोई हमारा द्वेष भाव नहीं है। कोई भी हमारे पास है विवाह के लिए कभी मना नहीं, गरीब कन्या विवाह के लिए। और सेवा बस्तियों में जाके तो हम आज भी सेवा करते हैं। अभी 10-12 दिन पहले भी हमने 1500 सॉक्स बांटी हमने सेवा बस्तियों में जाके। अभी मेरी डिक्की में देख लीजिए आप 500-600 सॉक्स अभी पड़ी हुई हैं बांटने के लिए जी। बसंत पंचमी में बांटी हमने, संक्रांत में बांटी। और इसमें हमारे नेचर में है, हमारी संस्था जो है ये नहीं हम किसी से मांगते हैं, हम अपने आप करते हैं और हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जन सेवा समाज सेवा करके। हाँ बलराम जी, एक बड़ी चुनौती है दिल्ली वालों के सामने। यद्यपि कोरोना की ही लहर का जो मार है वो कम पड़ रही है, पाबंदियों में ढील भी दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर आप लाजपत राय की मार्केट को देख लीजिए, आप किसी भी भीड़ भाड़, उसकी भीड़ भाड़ को देख के ना तो लोगों ने मास्क पहना होता या तो कोरोना का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन इस बारे में जागरूक करने के लिए मामला जबकि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा इसके भीड़ इकट्ठी होने देने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना हमारे बीच में है, अभी गया नहीं है पूरी तरह से, कोई भी नया वेरिएंट आके पसंद। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए जागरूक करने के लिए सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हमारी संस्थाएं, हमारा संगठन जो है वो भी जागरूकता के लिए अभियान चलाता है। घर घर पर्चे बांटते हैं हम लोग, मास्क बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन अब पूरी दिल्ली में तो हमारे संगठन को नहीं हम तैनात कर सकते। जहाँ जहाँ हमारा टीम है वहाँ हम लोग हर तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, करते भी हैं। हम रोड पे चौक पे खड़े होकर पर्चे बांटते हैं, लोगों को मास्क बांटते हैं, बल्कि हम पहनाते भी अपने हाथ से जी। भाई मास्क पहनो, ये आपके लिए। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो कोरोना से लड़ें या अपने बच्चों को पाले, अपने पेट की लड़ाई लड़ें। आर्थिक संकट भी सामने है। दिल्ली में बहुत सारे लोग जो है वो प्रवासी मजदूर भी हैं, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ लोगों ने जी। कुछ % लोग हैं जो 2-4-6 महीने घर से खा सकते हैं, नहीं कुछ लोग तो ऐसे बच्चे रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज दिहाड़ी करते हैं, फिर इसको रोटी मिलती है बच्चों को और उसको। तो इसलिए जागरूकता है लेकिन अभी कम है और ज़रूरत है। हमारा संगठन भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, समाज भी लगा हुआ है। और तो आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, पता नहीं कौन सी लहर कब आ जाए, इसलिए मास्क तो हमेशा पहने और हमेशा हाथ धोते रहें। अच्छा, आप बहुत सालों से समाज सेवा से, समाज से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा का एक, जिसे कहते हैं कि एक नाम या ऐसी छवि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि समाज सेवा में बड़े जोखिम हैं। क्योंकि जो समाज सेवा करता है लोग उसे अजीब सी नज़र से देखते हैं कि इसका कोई अपना लक्ष्य होगा, इसका कोई अपना उद्देश्य होगा। लोग तो ऐसी बातें करते हैं ना, लोग तो कहेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, लेकिन इन स्थितियों का सामना आप कैसे करते हैं? देखिए समाज सेवा की जो बात है हमारे खून में है। हमारे पिताजी भी बहुत ही गरीबों की मदद करते थे। हमारे दादाजी थे, गरीब कन्या और शादी करवाते थे। पिताजी ने हमारे सामूहिक विवाह बहुत करवाए। वो ठीक है, हमने आज संगठन बना लिया है, कन्यादान ट्रस्ट या ओमेगा फाउंडेशन या चौपाल के माध्यम से। लेकिन जो हमारे पिताजी थे वो तो छोटी जगह थी, कस्बा था, वहाँ जो जरूरतमंद होते थे उनकी सेवा करते थे, उनकी बेटियों का विवाह करवाना 2-4 लोग मिलके। और ये मैंने बताया आपको हमारे खून में ही है। और अब कुछ जो जैसे 1-2 संस्थाएं बना ली हमने, तो उसमें लोगों ने प्रेरित किया, लोग हमसे जुड़ते गए और उनका भाव भी ऐसे ही था हमारे जैसे ही कि समाज की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। तो ये अपने आप ही मन में आता गया और अपने आप ही सब संभव होता गया। इसमें हमें कोई अलग से नहीं कि हमें कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्या है ये, बस ये खून में गली, हमारे खून में है समाज सेवा और उसी के माध्यम से आगे बढ़ता गया। तो दर्शकों, बलराम गुप्ता जी ने बताया कि अगर समाज सेवा की शुरुआत करनी हो तो चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, यानी कि अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी बेटियों और अपनी पत्नी के साथ वो लोगों को ब्लड के बारे में जानकारी और ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है इसके बारे में जानकारी देते रहे। और कोरोना काल में उन्होंने बहुत से घरों को बहुत से पीड़ितों को ऑक्सीजन तक पहुँचाई है। ये वाकई पुण्य का काम है। हम उनके इस अगले प्रोजेक्टों के लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आपका बलराम जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।